नमस्कार, मैं अबरार खान द लिंक लाइव से। आज हम लोग चर्चा करेंगे देश में जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो सरकार से अपनी मांगे मनवाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं और सरकार उनकी बात क्यों नहीं सुन रही है। इस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे और स्टूडियो में आज हमारे साथ में उपस्थित हैं रेलवे अप्रेंटिस के बेरोजगार युवा जो 2014 से लेकर आज तक बराबर अपनी रोजगार की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो बेरोजगारी का जो मामला है उस पे सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो हो रही है लड़ाई, कि कौन लड़ाई और किस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि दलित की लड़ाई अलग चल रही है, मुसलमानों की लड़ाई अलग चल रही है, किसानों की लड़ाई अलग चल रही है, मजदूरों की लड़ाई अलग चल रही है, स्टूडेंट्स की लड़ाई अलग चल रही है, शिक्षकों की लड़ाई अलग चल रही है, बेरोजगारों की लड़ाई अलग चल रही है और साथ में जो सरकारी कर्मचारी है उनकी लड़ाई अलग अलग चल रही है। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि लड़ाई खंड खंड में लड़ने की वजह से आज सरकार इन सभी लोगों को जैसा वो चाह रही है वैसा मनवाने में कामयाब हो रही है, क्योंकि आज लड़ाई बेरोजगारों पर मुसीबत पड़ी है तो बाकी लोग उनकी लड़ाई से अपने आप को अलग रखते हैं। तो जब तक हम लोग इस खंड खंड की लड़ाई को एक जगह इकट्ठा नहीं करेंगे कि ये युवा परेशान है तो बाकी लोगों को उनके साथ आके खड़े होना चाहिए, ताकत बनना चाहिए। जब तक वो ताकत नहीं बनेंगे, इसी तरह से हमारे देश के चाहे शिक्षक हों, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो दलित हों, कोई भी जितने भी देश के लोग हैं जो पीड़ित हैं सरकार की वजह से और वो सरकार से अपनी मांग रखते हैं, ऐसी स्थिति में लड़ाई टुकड़े टुकड़े में होने की वजह से वो लड़ाई कमजोर हो जाती है और देश का जो आने वाला भविष्य है, जिनके कंधों पे देश का भविष्य है, उसका भविष्य भी अंधकार में चला जाता है और आने वाली प्रतिभा को भी हम लोग खो बैठते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि राकेश कुमार जी से। राकेश कुमार जी, आप अपने बात रखें। अभी आप लोगों ने जंतर मंतर पे धरना दिया था, उसके पहले आपने तहसीलों पे सरकार को अपना ज्ञापन सौंपा था, उसमें आपको कहां तक आश्वासन मिला या इस लड़ाई को कहां तक मजबूती मिली? राकेश कुमार जी। जी 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 सर, पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात रखने का पहल की है। और साथ जिस तरह आपने बेरोजगारों के मुद्दे को रखा है कि बेरोजगारों को रोजगार कब, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आज की जो स्थिति है और जो समय है वहाँ पर हमारी जो भारत की सरकार है, जो मौजूदा हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बड़े बड़े स्लोगन चला रहे हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। और उसी के अंतर्गत हम लोग आते हैं और हम लोग डबल स्किल्ड हैं। पहले आईटीआई करते हैं, फिर अप्रेंटिसशिप करते हैं, उसके बावजूद हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। आज रेलवे के अंदर इतने पद खाली पड़े हैं, पर उन पदों को भरने के लिए कोई पहल नहीं चल रही है। और अगर उन पदों पे भरा भी जा रहा है तो सिर्फ भ्रष्टाचार के माध्यम से सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है। आरआरसी के अंदर अभी पिछली 2019 की जो भर्ती थी उसमें आपने देखा होगा कि 1.5 करोड़ के करीब आवेदन आए और 1.5 करोड़ आवेदनों में इतने बेरोजगारों ने फार्म डाले और उनको 2019 की भर्ती जो है 23 में पूरी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि 1,03,000 वैकेंसी के ऊपर 1.5 करोड़ आवेदन आते हैं, तो देश में बेरोजगारी का कितना बड़ा आलम है वो आप समझ सकते हो, कितनी बड़ी बेरोजगारी भारत के अंदर है। और उसके चलते हम लोगों ने 2014 से लगातार अपनी सीधी भर्ती की मांग को लेकर रेल बोर्ड के समक्ष अपनी बातों को समय समय पर जंतर मंतर पे रखा। अभी हाल में ही हमने 7 अगस्त 8-9 को हमने एक धरना दिया और उस धरने के अंदर समस्त भारत से रेल अप्रेंटिस वहां पहुंचे और अपनी बातों को उन्होंने शांतिमय तरीके से भारत सरकार को रिमाइंड कराने की कोशिश की कि ये वही बेरोजगार हैं जो स्किल इंडिया के तहत आपकी योजना के शिकार हैं।
और आपने इन लोगों को ट्रेंड किया है और उसके बावजूद भी हम लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो ये सरकार की दोहरी नीति मानी जा सकती है। और इससे पहले हमने सभी जीएम कार्यालयों पे 31 अगस्त को हम लोगों ने, सॉरी 31 जुलाई को हम लोगों ने अपना मांग पत्र दिया, और उस मांग पत्र के जरिए हमने रेलवे बोर्ड को ये बताने की कोशिश की कि इतनी संख्या में 70,000 के लगभग जो अप्रेंटिस है ट्रेनिंग करके घरों में बैठे हुए हैं, और इनके समायोजन की कोई प्रक्रिया और कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जा रहा है जिससे इन बेरोजगारों को काम मिल सके सर। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप लोगों को हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि रेलवे ने एक बात रखी और बताया 2014 में कि रेलवे अप्रेंटिस किए हुए युवाओं को बिना भर्ती प्रक्रिया के नहीं दी जा सकती नौकरियां। यानी कि जो रेलवे भर्ती की प्रक्रिया है, अगर वो अप्रेंटिस भी हैं तो उनको उस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। उसके बाद रेलवे अप्रेंटिस अधिनियम 2014 में संशोधित किया गया। 2014 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया। इस अधिनियम की धारा जो 22 है, उसमें प्रावधान किया गया था कि प्रशिक्षित उम्मीदवारों को कुल पदों के 20% की सीमा को, मतलब 20% तक के लोगों को अप्रेंटिस में वरीयता दी जाएगी। सॉरी। तो क्या आप लोगों को 20 अब्रार सर 2014 में नहीं 2016 में किया गया ये 2014 में इस कानून में संशोधन किया गया, और 2016 में जो आप लोगों की भर्ती आई थी उस पर वो लागू हुआ। ठीक है ना? जी 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 सर, मैं, हाँ आपका जो दो है, पहले मैं दो बातों का, हाँ अबरार सर दो बातों का दूसरा पहले जवाब देता एक हूँ। लाइन और सुन लीजिए, पहले एक लाइन हाँ और हाँ सुन लीजिए। उसमें उन्होंने ये कहा है कि अप्रेंटिस के लिए युवाओं की, अप्रेंटिस जो युवा किए हुए हैं उनको सीधी भर्ती के लिए वो बाध्य नहीं है। ये रेलवे का अपना एक रूल गाइडलाइन उन्होंने जारी किया है। अब आप ये बताएं कि आप लोगों के जितने भी अप्रेंटिस युवा हैं, क्या उनमें से कुछ युवाओं को नौकरी मिली है या नहीं मिली है? बिल्कुल सर, इसी चीज के लिए पहले आपके दो तीन पॉइंटों के ऊपर हम बात करेंगे। अभी लास्ट वाला वर्ड बोला कि हम नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब वो किसी भी तरीके से बॉन्ड नहीं है कि वो नौकरी दे सकता है या नहीं दे सकता है, खुलकर नहीं जी बोलता है उस चीज को। ठीक है। और दूसरा जो आपने सेक्शन 22 का जिक्र किया और भारत के गजट ऑफ इंडिया राजपत्र की बात की, उसके सेक्शन 22 का जिक्र किया, उसमें सेक्शन 1 में ये बात कही गई है कि नियोक्ता खुद की नीति बनाएगा इनको रोजगार देने के लिए। तो वो नीति अगर बनाएगा तो उसके अंदर जो इन्होंने 2016 में जो अमेंडमेंट करके इन्होंने हमें 20% का आरक्षण दिया, वो नीति सर गलत बनाई है। उसमें गलत कैसे बनाई है वो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि अगर सेक्शन 22 को हम आधार बनाते हैं कि नियोक्ता खुद की नीति बनाएगा, अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की नीतियां कौन बनाता है जी? डीओपीटी। डीओपीटी ने की गाइडलाइन में सीधा कहा गया है कि जो आपके पास स्किल्ड लोग हैं, जिन लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त किया है, उनको पहल के आधार पर आपने रोजगार देना है। और उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई भी नीति बनती है, संविधान के आर्टिकल 309 को आधार बनाकर भर्ती के नियम बनाए जाते हैं, जो डीओपीटी बना रहा है। और डीओपीटी ने क्लियर कहा है कि आप या तो इनको सीनियोरिटी आधार पर लेंगे या आप लेंगे ट्रेड टेस्ट के आधार पर। अब यहाँ कंडीशन ये आती है कि अगर रेलवे के पास पद कम है, और अगर पद कम है और उम्मीदवार ज्यादा है, तो वहां ट्रेड टेस्ट करवाना होगा। इन्होंने परीक्षा का पैटर्न जबरदस्ती हम पे जनरल एग्जाम का थोपा, जो हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय है। जब हम आईटीआई में अपनी ट्रेड की पढ़ाई पढ़ते हैं, ट्रेनिंग के दौरान जब हम अपना पूरा काम जो है अपने ट्रेड में सीखते हैं, उसके बावजूद अगर हमें एग्जाम में ये जनरल एग्जाम लेंगे, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी लेवल का जब ये परीक्षा लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद इन्होंने 2021 के अंदर 22 के अंदर एक 1/3 का वेटेज दिया उसी भर्ती को निकालने के लिए। वो वेटेज था कि एनसीवीटी के मार्क्स के ऊपर 1/3 आपका वेटेज मिलेगा।
सपोज हमारे 100 मार्क्स अगर एनसीवीटी पे हैं तो हमें 25 मार्क्स जो है हमें डायरेक्टली वेटेज मिलेगा हमारे जी जी उस एग्जाम के अंदर। अब हमने सीबीटी में मान लीजिए कि हमने वहां पर 17 नंबर गेन किए, 25 नंबर हमारे ये हो गए, टोटल 40 हो गया। अब हम पास उन्होंने क्राइटेरिया भी फिक्स किया है कि 30 और 40 मार्क्स आपको लेने ही लेने हैं। तो उन्होंने 20% के अंदर हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय यहाँ ये किया कि 30 और 40 का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। वेटेज देना था, वेटेज उन्होंने बोला कि 1/3 मिलेगा, मगर परीक्षा में एक और नया रूल जो उन्होंने बताया नहीं, नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से 1/3 के ऊपर उन्होंने 2/3 कर दिया। इजी और हार्ड शिफ्ट के ऊपर अप्रेंटिस साथियों का फैसला कर दिया, और उसी इजी हार्ड शिफ्ट की वजह से इंटरपोलेशन मेथड से जिस साथी के 40 नंबर थे वो आ गया 36 पर। अब एक जनरल कैटेगरी को चाहिए थे 40 नंबर पास होने के लिए, अब वो वहां पर वंचित रह गया, अपने 4 मार्क्स उसका इजी हार्ड शिफ्ट की वजह से चला गया। तो एक हाथ इन्होंने सुविधा दी, दूसरे हाथ छीन ली। तो सर जो भी आपने बताया, इन्होंने रूल तो बनाए मगर रूल के ऊपर ईमानदारी से अमल नहीं किया उन रूल को, ये हमारे साथ अन्याय है सबसे बड़ा। और जी हम यहाँ पर ठीक। ये कहना चाहेंगे कि आप डीओपीटी की गाइडलाइन के अनुसार इनका ट्रेड टेस्ट कराइए। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्टेनोग्राफर है, आपको मालूम होगा कि जो लिपिक होता है जिसकी भर्ती होती है ग्रुप सी के अंदर, लेवल 2 पे उसको अपॉइंटमेंट करते हैं। अब उसकी एक टाइपिंग स्पीड की एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं स्किल टेस्ट। जब भी उसकी अपॉइंटमेंट होती है तो उसका टाइपिंग टेस्ट लेकर उसको अपॉइंट किया जाता है, मतलब एक लिपिक के रूप में, स्टेनो के रूप में। तो यहाँ पर भी पार्शलिटी है इनकी। और फिर सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ कि डीओपीटी की गाइडलाइन के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट, जैसे पंजाब सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, राजस्थान सरकार है, वो उनकी गाइडलाइन के अनुसार ट्रेड अप्रेंटिसों को पहल आधार देती है जो लोग ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। बिजली विभाग के अंदर अप्रेंटिस होती है, उनको तुरंत ट्रेनिंग के पश्चात समायोजित कर लिया जाता है, जैसे पहले रेलवे करती आई है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि टीचर हैं, ईटीटी टीचर्स हैं, एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद 1 साल का वो शिक्षा मित्र की एक मतलब अपॉइंट होते हैं शिक्षा मित्र के रूप में। वो पूरा टीचिंग किस तरीके से होता है उस काम को सीखते हैं, उसके बाद उनको अपॉइंट कर लिया जाता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसको कहा जाता है। अब यही चीजें स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। पंजाब सरकार में भी हाल फिलहाल में 29,000 टीचरों को, ईटीटी टीचरों को पक्का किया गया। तो जब रूल बना है, डीओपीटी उसको कह रही है कि अमल में लाइए, 2019 में एक ऐसा पत्र निकाला गया, लेटर निकाला गया कि आपके जितने भी संस्थानों में ट्रेंड लोग हैं उनको पहल के आधार पर रोजगार दीजिए। अब ऐसा हमारे साथ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रेलवे पे बड़े पैमाने पर निजीकरण, प्राइवेटेशन चल रहा है। आउटसोर्स से इन लोगों को कम और सस्ते मजदूर मिल रहे हैं, ना उनको कोई सुविधाएं दी जाती हैं, उनके साथ भी शोषण हो रहा है। जो लोग आउटसोर्स पे हैं तो उनका कम पैसे में काम हो रहा है, उसी की मार हम लोग झेल रहे हैं। एक सीधी सी बात है सर। जी सर। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए क्या है कि रेल मंत्रालय सन 1963 से आप लोगों को अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग देता आया है, और जिसमें कि आवेदकों को बिना प्रयोक्ता के डायरेक्ट चयन में उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पे से ले लिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन 2014 में जो अमेंडमेंट किया गया है धारा 22 में के अंतर्गत, तो उससे आप लोगों को ये समस्या आ गई है, क्योंकि उन्होंने उसमें ये किया है कि जिन्होंने अप्रेंटिस भी किया है तो वो उनका काम है कि जब तक वो जो प्रक्रिया है भर्ती की उसी ही वे में आपको गुजरना होगा। तो सवाल उठता है कि अप्रेंटिस करने वालों को वरीयता फिर क्या मिल रही है। लेकिन सरकार का एक तरफ ये कहना है कि हम तो 20% उनको वरीयता दे रहे हैं और बाकी दूसरे लोगों को दे रहे हैं जो इन्होंने अप्रेंटिस नहीं किया है। तो बहरहाल अब हम लोग आगे चलते हैं और सुनते हैं क्या नाम है इनका, अमित, क्या नाम है आपका? हाँ मिस्टर अमित, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मिस्टर अमित कुछ कहना चाह रहे थे आप? आपका माइक म्यूट है रोहित।
आमिर भाई सर, नाम है आमिर भाई जी। जी हाँ, जी हाँ। क्या क्या सवाल कर रहे थे अबरार भाई? अबरार भाई क्या बोल रहे थे? हाँ, आपको अबरार भाई यही पूछ रहे हैं कि जो चीजें हमने अभी जानकारी दी है, जैसे कि उन्होंने बताया कि आपको पॉलिसी के तहत एग्जाम से निकलना पड़ेगा। हम लोगों के साथ जिस तरह ये मतलब जबरन हम लोगों को परीक्षा में बैठा रहे हैं, पॉलिसी के ऊपर पॉलिसी जो हम लोगों पे लागू नहीं होती उसको लागू करके भर्ती ना लेना है, उस विषय के अंदर अबरार सर पूछ रहे हैं कि यार ये सही है, तो उस पर अपने विचार दीजिए। बताइए आमिर भाई, आपका क्या कहना है? ठीक। अबरार सर, हमारा यही कहना है कि जो हमारी वैकेंसी आ रही है 1 लाख 1.5 लाख आ रही है, उसमें 20% हम लोगों को कोटा दिया गया, तो उसमें हम लोगों को 20,000 सीटें वैकेंट की गई, जिसमें से 20% अगर से 20,000 को सीटें रिजर्व की गई हम लोगों के लिए, तो हम लोगों ने 18,000 मात्र फॉर्म जो है फिलअप किए थे अप्रेंटिस भाई हमारे। अगर से सरकार चाहती तो इनके में कोई क्राइटेरिया न रख के 20% 30% का कोई वेटिंग न लेके वो चाहती तो 18,000 अप्रेंटिसों की वो भर्ती कर सकती थी। क्योंकि जो जनरल कैटेगरी का लड़का था वो अगर से 30 नंबर 36 नंबर 38 नंबर ला के जो है वो बाहर हो गया। क्योंकि वो पहले 1/3 किए, फिर उसके बाद जो है 2/3 कर उसको जो बाहर करने का, एक जो जनरल कैटेगरी और एक जो एससी कैटेगरी का है वो भी जो है कम नंबर लाया तो उसको भी बाहर कर दिया गया। यानी कि किसी तरह वो स्किल टेस्ट अगर से पास भी करता है उसमें नंबर लाता है, कि सरकार अपने मन से जो है जो भी नियम कानून बनाकर फिर उसको जो है बाहर करने का, जो भी अगर से अप्रेंटिस अगर से एग्जाम में बैठा है, अगर से वो स्किल टेस्ट दिया है अपना, क्योंकि वो धीरे धीरे करते करते इतनी 10 साल 15 साल के बाद जो है वैकेंसियां आ रही हैं, आदमी अपने परिवार को संभाले, अपने बेरोजगारी में अपने और पढ़ाई लिखाई से दूर हो गया, स्किल्ड वर्कर होते हुए भी जो है वो काम काज में लग गया, क्योंकि अपने परिवार को जिलाना खिलाना है, इस वजह से वो पढ़ाई से करीब करीब दूर हो गया, और उसमें भी 1 नंबर 2 नंबर से वो अगर से छट गया तो इसका तो सरकार की जो बनाई गई गाइडलाइन है उसके वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यही कहेंगे। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि आपको अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से आप चाहेंगे कि आपको रोजगार किसी भी हालत में मिलना चाहिए, क्योंकि आपने अप्रेंटिस की है और सरकार को अपनी सेवाएं दी हैं, उस संस्थान को अपनी सेवाएं दी हैं, तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है वो अमेंडमेंट आप लोगों के लिए शायद कहीं ना कहीं बाधा बन रही है। जी कुमार विशाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी अबरार सर, आप लगातार हमारे मुहिम से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको सभी अप्रेंटिस साथी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर आपने कहा कि जो मौजूदा सरकार है बेरोजगारों की युद्ध चल रही है, युवाओं की युद्ध उससे चल रही है, किसानों को भी उनका जो हक था वो नहीं मिला। तो एक तरह से देखा जाए तो अपने भारत में गृह युद्ध छिड़ गया है। हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं इस सरकार से त्रस्त है, उसमें से हम अप्रेंटिस भी एक हैं। हमने नहीं, इसको गृह युद्ध नहीं कह सकते। नहीं, एक मिनट, इसको गृह युद्ध नहीं कहेंगे, इसको ये बोलेंगे कि सामाजिक तौर पर सरकार के साथ आपकी सहमति नहीं है, जो नियम कानून वो बना रहे हैं उसमें आपकी सहमति नहीं है, उसकी वजह से समाज के अलग अलग संगठन के लोग संघर्षरत हैं और सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही। जी आगे बोलिए। जी बिल्कुल, हम अप्रेंटिस लगभग हर एक तरीका से अपनी मांगों को बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। हमने हाल ही में 31 जुलाई को सारे जीएम को मांग पत्र दिया। उसके बाद हमारे एसोसिएशन, हमारे लीडर, हमारे साथी ने जंतर मंतर पर माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, डीओपीटी विभाग को भी मांग पत्र देने का काम किया। तो मैं सर ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है, ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है जिसको हमने अपना पूरा परेशानी नहीं सुनाया, अपनी बातों और मांगों को नहीं रखा। आपने सरकार 2014 में संशोधन हुआ अप्रेंटिस के लिए, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किस नियम के तहत 2017 में 2016 में सुरेश प्रभु जब रेल मंत्री थे तो आपने डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पॉलिसी के तहत नौकरी दिया। सबसे पहले सरकार को यह रिवाइज करना चाहिए कि हमने किस नीति से 2016 या 17 में अप्रेंटिस को सीधी भर्ती के तहत नौकरी दिया। बस उसी पॉलिसी को रिवाइज करके हर एक अप्रेंटिस साथी को उनको रोजगार देना चाहिए। आज अप्रेंटिस अपने मांग को लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिल रहे हैं,
डीआरएम से मिल रहे हैं, जीएम से मिल रहे हैं, हर एक मंत्री से मिल रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोग की जो बात है उनको अनसुनी कर रहे हैं ये लोग। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम वो हर काम संवैधानिक रूप से किए हैं, लेकिन फिर भी ये मौजूदा सरकार हम लोग की बात को, मांग को नहीं समझ पा रही है। जी, बिल्कुल आपकी परेशानी, आपका संघर्ष आपके साथ है, लेकिन सरकार आपके साथ नहीं है। निश्चित रूप से इन सब चीज़ों के समाधान के लिए ही सरकार हम लोग चुनते हैं, और सरकार के द्वारा अगर हम लोगों को एक्चुअली यहाँ पे कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम लोगों को परेशानी का सामना करना होता है, लेकिन सरकार ने जो नियम बना दिया है उसके लिए आपको एक मजबूत संघर्ष की जरूरत है और शांतिपूर्ण संघर्ष की जरूरत है। रोहित जी, आपको क्या लगता है कि आपका संघर्ष जो चल रहा है वो क्या सफिशिएंट है, और सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? पहले अबरार सर, आप सबको नमस्कार, और हमारे राकेश भाई, विशाल भाई और अमीर भाई हैं, सभी को नमस्कार। देखिए, हम लोग अभी राकेश भाई के नेतृत्व में हम लोग बहुत सारे संघर्ष कर रहे हैं, और हमारी बात यहाँ तक पहुँच गई भी है मंत्रालय जहाँ भी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम लोगों को बातों को इग्नोर कर रहा है। लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग एक ना एक दिन कामयाब होंगे, क्योंकि जो संघर्ष करता है उसको कामयाबी एक दिन जरूर मिलती है। पहले सरकार की नीति इतनी खराब है सर, क्योंकि हम लोगों की 20,734 सीट आई थी यहाँ पे ग्रुप डी में, जिसमें से सरकार को चाहिए था कि जितना भी सीट है वो एनसीबीटी के मार्च के तौर पर उसे भर लिया जाए, और 20,734 सीट में मात्र 5,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए इस बार। 2018 की वैकेंसी में 12,000 प्लस सीट थे, 1290 स्टूडेंट के बाद। मतलब सरकार की नियम है कि जो लड़के अप्रेंटिस कर लिए भी हैं तो उनसे भी किस तरह से छांटा जाए, बाहर किया जाए, उसके लिए भी वो पाथवे बना के रखा हुआ है। अगर हमारा 20% रिजर्वेशन है तो उस सारे सीटों पे हमारे लड़के क्यों नहीं होते हैं? अगर उस लड़के नहीं पूछ रहे हमारे उस सीट पे, तो वो सीट हमारा जनरल को क्यों ओपन मार्केट में क्यों चले जाता है? वो सीट हमारा रिजर्व क्यों नहीं रहता है? हम लोगों की यही मांग है कि वो सीट रिजर्व हो, और जितने भी हो एनसीबीटी मार्क्स से वो भरा जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन लड़के की आबादी बढ़ रहा है। और हम लोग, ये सरकार को पहले चाहिए कि 7,000 6,000 में हम लोगों को लेबर की तरह काम करवाते हैं और हम लोगों को बेरोजगार करके छोड़ देते हैं। हम लोगों का उम्मीद था कि हम लोग रेल से अप्रेंटिस करेंगे तो एक न एक दिन हम लोग रेल में रोजगार जरूर पाएंगे, लेकिन गलत चित्र कर दिया है सरकारों ने कि बोल अपना हाल को बताया नहीं जा सकता है। सभी को तोड़ के मार रहा है। किसान को अलग संघर्ष करना है, डीआरडीओ के लिए अलग संघर्ष, इसलिए सबको तोड़ के टुकड़े में करके सबको बेरोजगार कर दिया जा रहा है। क्योंकि एक अगर यूनाइट होकर अगर रेलवे के साथ हो रहा है, अगर डीआरडीओ के साथ आ जाए तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना होगा, लेकिन एक करके सबको तोड़ रहा है। रेलवे अलग हो रहा है तो डीआरडीओ वाले को कोई मतलब नहीं, डीआरडीओ के साथ हो रहा है तो उधर डिफेंस वाले के साथ वो उसको कुछ मतलब नहीं। अगर मेरा यही कहना है, अगर सरकार को अगर झुकाना है, क्योंकि सरकार सबके विरुद्ध काम कर रही है, लेकिन कैसे तोड़ के संगठित नहीं होने दे रहा है किसी को भी। इसलिए हमारा कहना है कि जितने हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, राकेश भाई के नेतृत्व में कर रहे हैं, और हम लोग अपने खुद दम से लड़ाई लड़ेंगे सरकार से और कामयाब होंगे, विश्वास है हम लोगों को। बस मेरा यही कहना है। नहीं, बात आपकी सही है। देखिए, अबरार सर, बीच में एक बात कहना चाहेंगे। आपका संघर्ष जो है, आपका संघर्ष जब तक समाज सभी लोगों को आपका दर्द नहीं महसूस होगा, हाँ एक मिनट, आपका दर्द अगर समाज के सभी लोगों को महसूस नहीं होगा तब तक आप अपने संघर्ष को मजबूत नहीं कर पाएंगे।
तो सामाजिक स्तर पर आपको चाहिए कि अपने दर्द को अपने समाज में भी साझा करें, ताकि वो आपको अगर मनोबल बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से और मजबूत होगा। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आमिर भाई? अबरार सर, आपसे आपके माध्यम से हमको यही कहना है सरकार से कि जिस तरह से पहले अप्रेंटिसों की भर्ती 300-400 होती थी, आज के समय में अप्रेंटिसों की भर्ती 1000, 2000, 1500, 1800 इस तरह से जो है अप्रेंटिसों की भर्ती हो रही है, जिसमें जो है सिर्फ उनको 1 साल का ट्रेनिंग देके स्किल्ड करके उनको फिर रोड पे छोड़ दिया जा रहा है। और ओपन मार्केट से अगर से भर्ती निकल रही है तो उसमें जो है सारे लड़कों की जो है अप्रेंटिसशिप किया हुआ लड़का और ओपन मार्केट से जो किया हुआ लड़का, सबको एक ही एग्जाम का, एक ही पैटर्न का एग्जाम होता है। तो इस अप्रेंटिस कराने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, या फिर डायरेक्ट कोई अप्रेंटिस ही बंद कर देनी चाहिए सरकार को। सरकार को जब जरूरत पड़ती है वर्करों की, जहां वर्करों की कमी होती है, वहां पे अप्रेंटिसशिप कराने के नाम पे उनसे एक 4th क्लास कर्मचारी से भी गिरा हुआ काम कराते हैं, और उसके बाद जो है न कि उनको मेडिकल सुविधा देते हैं, न उनको स्टाइपेंड के रूप में जो है मात्र जो है 5000, 7000, मुश्किल से जो है 7000, कहीं कहीं जो है 7000, बकिया 5000, 4000, 3000 इस तरह से स्टाइपेंड उनको महीने का देते हैं। इसमें वो बेरोजगार अगर से अप्रेंटिस है, वो एक लालच में अप्रेंटिसशिप करता है कि हम जो एक अप्रेंटिसशिप है, अगर से अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आने वाले समय में, जैसे मौजूद पहले की सरकारें जो है अप्रेंटिसशिप को जो है रेल में समायोजित कर लेती थी, उसी लालच में वो अप्रेंटिस करता है कि आने वाले समय में हमको रेल में समायोजित कर लिया जाएगा और हमको रेल में नौकरी करने की सुविधा मिलेगी। इसी लालच से वो करता है, जबकि उसको मेडिकल के नाम पे अब क्या है, हम क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे अप्रेंटिस भाई हैं जो अप्रेंटिसशिप के दौरान जो है दुर्घटनाएं हुई और उनकी मौत हो गई। सरकार उस पर कोई जो है अपना जो है ध्यान नहीं देती है, सिर्फ जो है अपना काम निकालती है और उनको जैसे दूध में एक मक्खी पड़ी हुई, उस मक्खी को काम निकलने के बाद उसको निकाल के बाहर फेंक देती है। आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे सर, अगर से अप्रेंटिसों को नौकरी नहीं दे सकती है तो यह अप्रेंटिसशिप ही बंद कर देना चाहिए। जब सरकार इसी तरह से हर जगह जो है गेल हो, भेल हो, सेल हो, सब में अप्रेंटिसशिप करा रही है। पहले जो 300-400 कराती है, आज अगर से रिकॉर्ड उठा कर देख लेंगे 2000, 2500, 3000 अप्रेंटिस हर साल करा रही है, और नौकरी के नाम पर उनको जीरो और उनको सिर्फ बाहर कर दे रही है। अगर से डीओपीटी गाइडलाइन है वो हर जगह जो है लागू होती है, अगर तो उस माध्यम से उनको किया जाए रेल में समायोजित, तो एक भी अप्रेंटिस बच्चा जो है बचेगा नहीं, सबकी रेल में समायोजन या और जो है सारी संस्थाएं हैं सब में उनका समायोजन हो जाएगा। जी जी, देखिए ऐसा है कि आने वाले समय में अभी आपको पिछले जो गुजर गया उसमें आपने देखा कि अग्निवीर की जिस तरीके से नौकरी लाई गई, जिसमें 4 वर्ष के लिए नौकरी दी जा रही है, और बीच में अभी हम लोगों को सुनने को मिला अभी बस 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर कि कुछ लड़के ट्रेनिंग के टाइम भी छोड़ के चले आए। ठीक है ना? तो अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले समय में चाहे अग्निवीर जैसी भर्तियां हो और या अप्रेंटिस पे लोगों को नौकरी ना मिलने की स्थिति में अप्रेंटिसशिप का भी जो क्रेज है युवाओं के अंदर वो भी खत्म हो जाएगा, जब वो देखेंगे कि जो अप्रेंटिस किए हुए युवा आज भी बाजार में भटक रहे हैं, वो काम के लिए भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार को इन सब चीजों पर विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एक ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। जी राकेश जी, और कुछ कहना चाहेंगे? जी जी सर, बिल्कुल। मैं आपके ना चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि सबसे पहले जितने भी अप्रेंटिस साथी हमारे इस चैनल को सुन रहे हैं, इनको हमारे मतलब इस लिंक लाइव को आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादातर सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हमारा संदेश उन तक पहुंचे। और ये संदेश मेरा ये है कि देखिए, अप्रेंटिस का जो पुराना नियम था, अभी बहुत सारे साथियों का कमेंट सेक्शन में हम कमेंट देख रहे हैं कि सभी पुराने नियम की मांग कर रहे हैं, मगर मौजूदा सरकार ने प्राइवेटेशन, निजीकरण, एफडीआई ये सब के चलते मजदूरों के जितने भी हित में जितने कानून थे सब में बदलाव करके, चाहे अप्रेंटिस का उसमें सबसे ऊपर, क्योंकि जब 2014 का बिल अमेंडमेंट हुआ था
तब बहुत सारे सांसदों ने इस पे प्रतिक्रिया दी कि मजदूरों से तो पूछा ही नहीं गया कि मजदूर को चाहिए क्या आखिर। जैसे किसानों से नहीं पूछा गया, वैसे कभी भी किसी भी वर्कशॉप में जाके कारखाने में नहीं पूछा गया कि आप लोग क्या चाहते हो। इनको सिर्फ कीड़े मकोड़े की जिंदगी मरने के लिए ऐसे ऐसे नियम थोप दिए जा रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और जो भी राजनीतिक पार्टी हम लोगों के इस संघर्ष में साथ देगी, हम उसके साथ आने वाले 2024 के इलेक्शन में खड़े रहेंगे। हमारी एक ही मांग है कि सीधी भर्ती से एक एक अप्रेंटिस को लिया जाए। जैसे पूर्व में जितने भी रेल मंत्री रहे हैं, रामविलास पासवान जी रहे हैं, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी और हमारे सुरेश प्रभु, इन सब ने लिया है। ऐसा नहीं है, जब नियम था और कानून था तो सबने लिया, मगर जब से इन्होंने अमेंडमेंट करके जबरदस्ती मजदूरों के ऊपर थोप दिया है। और ऐसा नहीं है कि सीधी भर्ती का नियम आज प्रावधान में नहीं है। अगर डीओपीटी की गाइडलाइन को मद्देनजर रखा जाए तो सीधी भर्ती के नियम से एक एक अप्रेंटिस को रेलवे में लिया जा सकता है। मगर एक ही बात आती है कि ये निजीकरण के ऊपर उतारू हैं, बोल सकते हैं, और आउटसोर्स के माध्यम से हम लोगों के साथ तो शोषण हो ही रहा है, मगर उस आउटसोर्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनका तो हमसे भी बड़ा शोषण हो रहा है। सुविधाओं के नाम पर, बीमा के नाम पर, ऐसे बहुत सारी सुविधाओं से उनको वंचित रखा जा रहा है। तो एक ही मांग है कि हमको ओल्ड जीएम पावर के तहत एक एक अप्रेंटिस को रेल में समायोजित किया जाए। जी सर। जी बिल्कुल सही बात है आपकी कि सभी को समायोजित किया जाए। और विशाल जी और रोहित जी, अगर आप लोगों को कुछ भी अपनी बात रखनी है तो एक एक मिनट में अपनी बात रख लें, समय लगभग हो चला है। जी जी तो फिर हम आपको जी जी फाइनल कमेंट बिल्कुल देते हैं। सर। जी जी बिल्कुल सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे अप्रेंटिस साथी 1/3 2/3 के पॉलिसी से लगे हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को थके हुए महसूस कर रहे हैं। क्योंकि किसी को ट्रैकमैन में दे दिया गया, किसी को गेटमैन में दे दिया गया, पॉइंट्समैन में दे दिया गया। कहने का मतलब है उन्होंने कारखानों में, शेडों में अपनी ट्रेनिंग ली, आज उन्हें ट्रैकमैन में दे दिया गया। तो ये भी कहीं से उचित नहीं था। मैं सरकार से ये बोलूंगा सिर्फ कि आपके ही सुरेश प्रभु किस पॉलिसी के तहत नौकरी दिए थे, उसी को आप देखिए, उसी भी को आप समझिए, उसी के तहत हर एक अप्रेंटिस को आप नौकरी दीजिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा सर। जी जी बिल्कुल। जी रोहित जी। सर हमारा एक ही विनती है और ये रिक्वेस्ट है जो आपके चैनल के माध्यम से हम रेल मंत्री और सीएमओ और अमित शाह तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम सभी रेल अप्रेंटिस आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोगों का जो पुराना जीएम पावर की पॉलिसी थी वो हम सभी को वापस दे दें और हम सभी रेल अप्रेंटिस के मतलब जन कल्याण के बारे में सोचें सर, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं और हमारे बहुत साथी का ओवर एज हो गया है, क्योंकि हम तो अभी नए हैं, लेकिन जो ओवर एज हो गए हैं तो उन लोगों के बारे में भी सोचें, क्योंकि अगर नेक्स्ट वैकेंसी अगर आएगी तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों का एज निकल जाएगी। तो इसलिए हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं सर, जितने हमारे साथी हैं तो आपको जिस तरीके से लेना हो या फिर सबसे अच्छा तरीका है सीनियरिटी बेस्ड, आप सीनियरिटी के हिसाब से सबको पहले समायोजन करें। जो हमारे पहले एक पुराने साथी हैं सभी को पहले रेल में जॉब मिल जाए, उसके बाद फिर पुराने साथी नए साथी को मिले, क्योंकि वो लोग बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हीं के सहारे हम लोग भी हैं। अगर वो लगेंगे कहीं ना कहीं उसके पीछे हम लोग भी जाएंगे। इसलिए सरकार से मेरा विनती है, दरख्वास्त है आपके माध्यम से कि सर हम लोगों को पुराने जीएम पावर की पॉलिसी लौटा दीजिए, क्योंकि वो हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हम लोग रेल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम सोच के जाते हैं कि रेल से अप्रेंटिस करने के बाद हम लोग रेल में समायोजन हो जाएंगे और हमारे घर परिवार में बहुत लोग खुश होते हैं। आप वो इसलिए खुश होते हैं कि वो लोग जानते हैं कि हमारा लड़का का आधा नौकरी हो चुका है, क्योंकि अब थोड़ा सा मतलब ट्रेनिंग होने के बाद समय हमारे 2 3 4 महीने में ट्रेनिंग हो जाने के बाद वैकेंसी आ जाएगी लेटर, लेकिन इस तरह का भी नहीं है। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग गरीब घर से हैं सर, कोई हम लोग अंबानी अडानी के घर से नहीं है, गरीब घर से हैं, गरीब हैं, और हम लोग छोटा ग्रुप डी की नौकरी मांग रहे हैं, हम कोई आईएएस लेवल की नौकरी नहीं मांग रहे सर। हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग वर्कशॉप में काम किया है, हमारे दोस्तों का काम करने के दौरान सर ये उंगली कट के निकल गया, उसको कोई सुविधा नहीं मिली सर। वो उसे सिर्फ रेस्ट दे दिया गया और उसका अटेंडेंस को बना दिया गया सिर्फ कि तुम्हारा अटेंडेंस बना दिया जाएगा और तुम कंप्लेन कहीं मत करो,
तुम्हारा ऐसा होगा। तो सर हम लोग रेल अप्रेंटिस के साथ बहुत दुर्व्यवहार भी होता है वर्कशॉपों में, हम लोगों को कोई इज्जत नहीं मिलता है, जबकि हम लोग एक रेल अप्रेंटिस टेक्नीशियन से कहीं ज़्यादा काम करते हैं, और टाइम पे अगर खाना खाने में लेट हो जाता है तो वो लोग हम लोगों को 45 करते थे। तो इसलिए हम लोग कहना चाहेंगे सर, हम लोग बहुत मेहनती हैं और अपने सच्चे दिल लगन से हम लोग काम किया है वर्कशॉप में। तो हम यही कहना चाहते हैं सर, हम लोगों की बातों को अमल करें, हम लोगों के बारे में सोचें, क्योंकि आप हम लोग गरीब परिवार से हैं और आप हम लोग एक माध्यम से ही आपके तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं। अगर आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा? सत्ता में आप बैठे हैं सर, तो आपको कब डिसीजन लेना होगा। ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है, एक झटके में आप हम लोगों को रेल में समायोजन कर देंगे। धन्यवाद सर, जी मेरा यही जी कहना है। जी जी बिल्कुल। मैं भी आप लोगों की तरफ से सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों को जीएम पावर के तहत नौकरी देने का कष्ट करें। मैं रेल मंत्रालय से, रेल मंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से विशेष विनती मैं करता हूं कि इन युवाओं को कहीं ना कहीं समायोजित करें ताकि इनका भविष्य सिक्योर हो सके, क्योंकि ये बच्चे बहुत परेशान हैं। आए दिन ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और अगर आज आपने इनका साथ दिया तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ये आपके साथ दिखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। उम्मीद करते हैं कि सरकार आने वाले समय में आपके लिए एक रास्ता निकालेगी। और अगर जब तक रास्ता नहीं निकलता है, आप लोगों से भी हमारी विनती है कि किसी भी तरह के ना तो हिंसा का सहारा लें और ना ही अपने कमजोर करें, क्योंकि कमजोर होता है, आपका अगर मनोबल कमजोर होता है तो ऐसी स्थिति में आप कुछ गलत फैसला ले लेते हैं अपने भविष्य को लेकर के। क्योंकि जैसा हमने सुना है कि काफी बेरोजगार बच्चों ने गलत फैसला ले लिया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आप लोगों से यही विनती है, आप अपना संघर्ष जारी रखें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से और अपने मनोबल को बना करके। तो बहुत बहुत शुक्रिया और इंतजार करते हैं आने वाले समय में सरकार आपके साथ कितना खड़ी होती है। बाकी फैसला भविष्य के गर्त में है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी और सभी साथी।